अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 और लाइफ एंड केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है एयर। एयर क्या होती है? एयर आप लोगों को पता है कि आपके अर्थ के जो है वो सराउंडिंग में डिफरेंट गैसेस का एनवलप है, एक कवर सा है जिसमें जो है डिफरेंट गैसेस ने इसको कवर किया हुआ है। इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं और उस एटमॉस्फेयर को ही हम एयर भी कहते हैं। अब जो ये आपके पास एटमॉस्फेयर है, एयर है, इसके अंदर डिफरेंट जो गैसेस हैं वो डिफरेंट परसेंटेज में प्रेजेंट होती हैं। आप लोगों के पास नीचे चार्ट दिया हुआ है, उसमें आप लोग देखें नाइट्रोजन आपके पास 78% है, कुछ बुक्स में आपको 79% इसकी वैल्यू मिलेगी। इसी तरह ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है, कुछ बुक्स में इसकी वैल्यू भी 22% है। आर्गॉन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, नियॉन 0.002 और बाकी जो हीलियम, क्रिप्टॉन और जिनोन है वो 0.005% जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो है वो डिफरेंट सारी गैसेस हैं जो मिलके आपका एटमॉस्फेयर बनाती हैं, आपकी एयर बनाती हैं। अब इन सारी जो गैसेस हैं इनके जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट कैसे रहती है कि आपके फॉर एग्जांपल नेचर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो उसका रेट कांस्टेंट रहता है। आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके नतीजे में ऑक्सीजन पैदा होती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सेम जो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से अगर एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है तो दूसरी तरफ जो लिविंग थिंग्स हैं वो उसको बॉडी से बाहर एक्सेल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस जो है वो उसको मुसलसल प्रोड्यूस कर रही होती है। साइड पर ब्लॉग देखें, उसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ईच डे अ नॉर्मल मैन ब्रीथ इन 15,000 to 20,000 लीटर्स ऑफ एयर। नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है वो एक दिन में तकरीबन 15,000 से 20,000 लीटर एयर जो है वो अपने अंदर इनहेल करता है। अब सबसे पहले हमारे पास है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है, जबकि कंसंट्रेशन में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आपके पास प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने की वजह से ऑक्सीजन को पहले नंबर पर रखा गया है। ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन द एयर आफ्टर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस आपके पास ऑक्सीजन है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग लाइफ एंड फिनोमिना ऑफ द बर्निंग एंड रस्टिंग। ये क्यों ज़रूरी है? लाइफ को सपोर्ट करने के लिए आपको पता है तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसके अलावा बर्निंग और रस्टिंग का प्रोसेस, बर्निंग यानी जलने का जो अमल है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और रस्टिंग जो जंग लगने का अमल होता है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होता है। फॉर बर्निंग और कंबस्टन वी रिक्वायर 3 थिंग्स: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। बर्निंग के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक आपको फ्यूल चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई जो है वो नेचुरल गैस बर्न कर रहे हैं या वुड बर्न कर रहे हैं तो वुड आपके पास फ्यूल है, ठीक है। हीट का एक सोर्स आपको चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल आपने मैच बॉक्स से जो उसे जो है वो फायर लगाई है। और ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी आपकी वो चीज़ जो है वो बर्न होगी, अदरवाइज आपकी चीज़ बर्न नहीं होगी। These make up the 3 principles of the fire fighting because in the absence of any one of these the fire goes out, ठीक है। तो फायर फाइटिंग का जो प्रिंसिपल है इसमें 3 चीज़ें आपके पास रिक्वायर होती हैं। आपको फ्यूल चाहिए होता है, हीट और ऑक्सीजन, इनमें से कोई एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपकी जो चीज़ है वो बर्न नहीं होगी। बर्निंग और कंबस्टन इज़ अ केमिकल प्रोसेस विच इज़ अकम्पनीड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड हीट। अब बर्निंग ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये आप लोगों को पता है। फायर के अंदर आपको पता है कि लाइट भी आपको मिलती है, कुछ लोग इसे लाइट के सोर्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा हीट के सोर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कंबस्टिबल मटीरियल यूजुअली कंबाइंस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अब जब ये कंबस्टिबल मटीरियल से मुराद है जब ये चीज़ जल रही होती है, फॉर एग्जाम्पल वुड अगर बर्न हो रहा है तो जो चीज़ जल रही है वो एटमॉस्फेयर में जाएगी, रिलीज़ होगी स्मोक की फॉर्म में, और वहाँ जाने के बाद वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड्स बनाएगी। दिस ऑक्साइड फॉर्म एसिड व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन एयर। और वो जो ऑक्साइड्स हैं वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाएंगी। जब बारिश होगी पानी के साथ वो मिक्स होंगे तो वो जो है वो एसिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ द फूड लाइक द वेजिटेबल, मीट एटसेट्रा इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट इन इट। अब जितनी भी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं आपके ये गल सड़ जाते हैं, इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है, तो उसकी भी मेन वजह क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके अंदर कोई ना कोई जो है वो बैक्टीरिया या जो फंगस वगैरह लग जाती है जिसकी वजह से आपका फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो आपकी फूड जो है वो कभी भी खराब ना हो। ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर। अब ओजोन गैस जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है जो आपको जो है वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाती है, वो भी किससे पैदा होती है? ऑक्सीजन से पैदा होती है, विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर, इज़ यूजफुल टू प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
बाय अब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे आने से रोकती है, जिसकी वजह से लिविंग थिंग्स जो है वो उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास रोल ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन के बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन अकर इन द एटमॉस्फेयर एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो डायटोमिक यानी दो एटम जो है वो उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का आपके पास सिंबल होता है N, तो डायटोमिक से क्या मुराद है कि N2 की फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। एयर का सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, आपने पढ़ा है 78 से 79% जो एयर है वो आपकी नाइट्रोजन है। इट इज़ रेलेटिवली इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जल्दी रिएक्शन नहीं करती किसी दूसरी चीज़ के साथ। एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मुकाबले में कम रिएक्टिव है। बट इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट डाइल्यूएंट ऑफ द एयर टू स्लो डाउन द कंबस्शन एंड क्रोयन। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि एयर को डाइल्यूट करती, किस तरह से करती है कि एयर में जो आप लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है वो चीज़ों को जलने में मदद देती है, तो ये जो है इस प्रोसेस को उसका ऑपोजिट है, वो उसको स्लो डाउन करती है, यानी चीज़ें जो जलती हैं उसको स्लो डाउन करती है। और क्रोयन क्या होती है कि वक्त के साथ साथ आपकी मेटल्स या आपके स्टोन्स वगैरह जो है वो ऊपर से उखड़ना शुरू हो जाती हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, उससे आपको सही अंदाज़ा होगा कि क्रोयन जो है वो किस तरह से होती है। ये आप देखें, इस तरह से जब भी अपीयरेंस होती है मेटल की, इसके ऊपर वाली सतह पे आप देखिए ये क्रोयन जो है वो हुई हुई है, क्रोड हुआ हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो इसको क्रोयन बोलते हैं कि मेटल या कोई जो है वो स्टोन वगैरह जब ऊपर से उखड़ना शुरू हो जाता है तो वो इस तरह से उसकी अपीयरेंस होती है। नाइट्रोजन आल्सो अकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन एनिमल और प्लांट की बॉडी में प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोटीन जो हमारा पार्ट है हमारी डाइट का भी हिस्सा है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो भी फ्लैश है, जो गोश्त वाला पार्ट है, वो सारा का सारा प्रोटीन है, तो नाइट्रोजन उसका भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एनिमल्स ऑब्टेन प्रोटीन बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं जानदार अपनी प्रोटीन जो है वो एनिमल प्लांट्स वगैरह से हासिल करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स फ्रॉम द नाइट्रेट इन द सॉइल। अब प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को कि सॉइल में जो नाइट्रेट मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, उसको वो यूज़ करते हैं। नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया प्रेजेंट इन द सॉइल। अब वो नाइट्रेट्स जो है वो किस तरह बनते हैं, वो नाइट्रेट्स बनते हैं कि आपकी जो है वो सॉइल में पहले से मौजूद जो आपकी एक तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है और उसके अलावा सॉइल में अमोनिया जो प्रेजेंट होती है उसको यूज़ करते हुए नाइट्रेट्स बनते हैं। और नाइट्रेट्स जो है वो फर्दर प्लांट यूज़ करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए। प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और प्लांट जो है वो अपना नाइट्रोजन उन नाइट्रेट्स की फॉर्म में हासिल करते हैं। दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रीचेज द एनिमल। और इस तरह से जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स तक पहुंच जाता है। एज डेट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके। और जब एनिमल या प्लांट जो है वो मरने के बाद उनके अंदर तोड़ फोड़ का अमल होना शुरू होता है, सम सॉल्युबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यूजुअली नाइट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड। उसमें कुछ ऐसे जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं जो सॉल्युबल होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स एंड कैन बी एब्जॉर्ब बाय दीज प्लांट्स। और दोबारा से प्लांट जो है वो उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी प्लांट ने पहले जो है वो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन बनाई नाइट्रेट से। ठीक है, वो प्रोटीन एनिमल्स ने प्लांट्स ने जो है वो फॉर एग्जांपल कंज्यूम कर लिया। अब एनिमल जो है वो उसी सॉइल में वो डिके होना शुरू हो गए हैं, उनकी डेथ के बाद उनकी डेड बॉडी उधर ही मौजूद है, तो उसके अंदर से दोबारा नाइट्रेट निकलेगा। ठीक है, वही नाइट्रेट प्लांट दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सम ऑफ दीज नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। इसमें से कुछ नाइट्रेट्स जो होती है वो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं। दिस इज़ देन रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और दोबारा से वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाती है, यानी पहले एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको बैक्टीरिया ने फिक्स किया सॉइल में, प्लांट ने यूज़ किया, प्रोटीन बना ली, एनिमल के बॉडी का हिस्सा बन गई। अब दोबारा से जब वो एनिमल सॉइल का हिस्सा बना है डेथ के बाद, तो दोबारा से वो नाइट्रेट जो है वो समटाइम बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, दोबारा से वो एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है। दिस इज देन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। इन नेचर द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सॉइल and from soil to living organisms regularly is called nitrogen cycle, and this nitrogen cycle keeps the amount of nitrogen constant in air. अब ये जो आपने प्रोसेस पढ़ा है जिसमें नाइट्रोजन जो है वो पहले एनिमल की बॉडी में जो है वो एनिमल की बॉडी से सॉइल का हिस्सा बनती है, फिर सॉइल से जो है दोबारा एनिमल जो है उसे यूज़ करते हैं और दोबारा से वो जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है, सॉइल में चली जाती है। तो नाइट्रोजन इस तरह से रिसाइकल होता रहता है, इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। और नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन को कांस्टेंट रखने के लिए, यानी अगर 78 से 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो अगर हम इसे यूज़ करते जा रहे हैं तो वो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो रिसाइकल होता जा रहा होता है कि वही दोबारा से एनिमल्स जब सॉइल का हिस्सा बनते हैं तो नाइट्रोजन वापस जो है वो सॉइल के अंदर शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। इसकी वजह से नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर।
The atmospheric air contains only approximately 0.03 by volume of the carbon dioxide. अब आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। कुछ बुक्स में आपको इसकी वैल्यू 0.04 मिलेगी। दिस प्रपोर्शन इज केप्ट कांस्टेंट बाय अ बैलेंस इन द नेचर बिटवीन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस which remove the carbon dioxide from the atmosphere and those of respiration, decay and combustion which return it to the atmosphere. These processes are called carbon cycle. जैसे आप लोगों ने ऑक्सीजन का साइकिल पढ़ा, नाइट्रोजन का साइकिल, इसी तरह से आपके पास कार्बन का भी साइकिल है। कार्बन की कंसंट्रेशन किस तरह से कांस्टेंट रहती है, आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करती हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो इस तरह तो कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन 0.03% नहीं रहेगी। लेकिन क्या क्या साथ हो रहा होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नेचर में एक बैलेंस होता है हर चीज़ का, कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। तो रेस्पिरेशन और बर्निंग में क्या हम रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से आपके एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है और इसको हम कार्बन साइकिल बोलते हैं। यानी एक बार फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गई, उसके बाद वही यूज्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा से जो है वो बर्निंग से और रेस्पिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर का हिस्सा। आप देखें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ये बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो बर्निंग कर रहे हैं, जैसे आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न किया जा रहा है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए आप पेट्रोल, डीजल, ऑयल, नेचुरल गैस को ज़्यादा बर्न करते हैं और वुड को। तो उससे होता क्या है कि इन सारी चीज़ों के अंदर कार्बन पाया जाता है और कार्बन एटमॉस्फेयर में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ना शुरू हो जाती है और उससे जो पूरा कार्बन साइकिल है, जो नेचुरल एक साइकिल अल्लाह ताला ने बनाया, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उससे क्या होता है कि अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर हीट को ट्रैप करेगी। तो क्या होगा, उस जगह का टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप लोग देखें, इट इज़ थॉट दैट इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एयर देन द टेम्परेचर ऑफ द एयर अर्थ विल राइज। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो थोड़ी बहुत अमाउंट में हीट को ऑब्जॉर्व कर रहा है वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हम जो बेजा जो है वो कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते जा रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन को हमने डिस्टर्ब कर दिया, उसका पूरा का पूरा साइकिल जो है वो खराब हो चुका है। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, उतनी ज़्यादा उस जगह का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा। तो उसकी वजह से ओवरऑल जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसके अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाएगा और इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। The higher temperature would cause the ice on the mountains to melt and flooding to occur. अब ज़्यादा टेम्परेचर का नुकसान क्या होगा कि जो आइस है, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मेल्ट होंगे और फ्लडिंग्स वगैरह जो हैं वो सैलाब आने का ज़्यादा खतरा होगा। वेदर पैटर्न ऑन आवर प्लानट वुड आल्सो बी इफेक्टेड। इसके अलावा जो वेदर पैटर्न है, ठीक है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और साथ साथ उस एरिया का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रेयर गैसेज एंड देयर यूज़। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1% बाई वॉल्यूम ऑफ द रेयर नोबल गैसेज। हमारी एटमॉस्फेयर में तकरीबन 1% जो है वो नोबल गैसेज हैं, या रेयर गैसेज भी इन्हें बोला जाता है। अब इन्हें हम रेयर या नोबल क्यों बोलते हैं? दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द केमिकल इनर्टनेस। इनर्टनेस का वर्ड पहले भी आया, मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी चीज़ें जो जल्दी किसी के साथ केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, उनको हम कहते हैं कि वो केमिकली इनर्ट हैं। ठीक है, तो आपके पास जो रेयर गैसेज हैं और नोबल गैसेज हैं वो जल्दी किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस, सो इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द हाइड्रोजन इन द वेदर बिलोन। अब इनका फ़ायदा क्या क्या है कि हीलियम जो गैस है, एक रेयर गैस है, उसका वेट जो है बहुत लाइट होता है, जिसकी वजह से हम उसको ऑक्सीजन के मुकाबले में वेदर बिलोन में यूज़ कर सकते हैं। A mixture of helium and oxygen 20% and 80% helium is used as an artificial atmosphere by the divers। अब जो गोताखोर होते हैं जो समुद्र की सतह में जाते हैं नीचे, उनको जो है वो मुसलसल एक ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। सिलेंडर की फॉर्म में उन्होंने उसके अंदर फिल किया हुआ होता है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 20% ऑक्सीजन और 80% हीलियम का मिक्सचर यूज़ करते हैं। जो डाइवर्स इसको यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन एज इट इज़ लेस सॉलेबल देन नाइट्रोजन। और इसको हीलियम को हम किसकी जगह पे यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन की जगह पे, क्योंकि नाइट्रोजन के मुकाबले में ज़रा कम सॉलेबल है, जल्दी हल नहीं होती। इन ब्लड टू प्रिवेंट द बैंड्स इन हायर प्रेशर वर्क, ताकि जब ज़्यादा प्रेशर वर्क में कोई काम कर रहे हैं तो उसके उनके अंदर बैंड्स ना आए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूरा पीछे जो है वो सिलेंडर होल्ड किया हुआ होता है और समुद्र की सतह पे नीचे भी उनको एक प्रेशर फील हो रहा होता है वाटर का। तो अगर ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन को यूज़ करेंगे तो उनके अंदर बैंड आने का जो है वो खतरा होगा। नियॉन ग्लो रेड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट, सो इट इज़ फाइंड अ यूज इन द एडवर्टाइजिंग साइंस।
अब जो नियॉन गैस है आप लोगों के पास, वो भी एक रेयर गैस है और उसका यूज़ आजकल जो है वो साइन बोर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने नियॉन साइन बोर्ड्स देखे होंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी नियॉन के अंदर से पास करती है तो वो रेड कलर का ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आप देखिए कि नियॉन साइन बोर्ड्स किस तरह के होते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह के जो साइन बोर्ड्स आप लोगों को आजकल नजर आते हैं, इनको हम बोलते हैं नियॉन साइन बोर्ड्स। नेक्स्ट आप देखिए, आर्गॉन इज़ यूज टू फिल द इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द फ्लोरेसेंट एंड फोटो ट्यूब्स। इसके अलावा आर्गॉन जो गैस है वो भी एक रेयर गैस है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल जो लाइट बल्ब्स हैं या डिफरेंट फ्लोरेसेंट जो बल्ब्स होते हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब आप लोग देखें डायग्राम में, इस तरह के बल्ब जो आप लोग आजकल यूज़ करते हैं हम फ्लोरेसेंट बल्ब बोलते हैं। इनके अंदर जो है वो आर्गॉन को फिल किया जाता है। क्रिप्टॉन इज़ यूज टू फिल द फ्लोरेसेंट लाइट्स एंड द फोटोग्राफिक फ्लैश लैम्प। इसके अलावा फोटोग्राफ में जो वो फ्लैश लैम्प होता है उसमें हम क्रिप्टॉन को यूज़ करते हैं। साथ साथ फ्लोरेसेंट लाइट्स में क्रिप्टॉन को भी यूज़ किया जाता है। आर्गॉन के साथ साथ रेडॉन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसके अलावा रेडॉन एक ऐसी रेयर गैस है जिसको हम लोग कैंसर के इलाज के लिए यूज़ करते हैं। Since the noble gases are extremely unreactive, they provide a useful inert atmosphere for some chemical reaction. They are also used in the electrical welding of the metals. अब उन्होंने कहा कि क्योंकि नोबल गैसेज जल्दी रिएक्ट नहीं करती तो हम इसे ऐसे एटमॉस्फेयर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें डर होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन ना आपकी सराउंडिंग में हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो नोबल गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जब की जाती है मेटल्स की तो उसमें भी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, उसको आप लोगों ने एक दफ़ा लिख के भी देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है लिख के भी। अल्लाह हाफिज़।